औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम शुरू करते हैं अब अपना थर्ड लेक्चर जो कि डेफिनेशंस के बकिया पार्ट पे है। तो हमारी डेफिनेशन है द वर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम पे। इंफॉर्मेशन सिस्टम मीन्स एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर क्रिएटिंग, जनरेटिंग, सेंडिंग, रिसीविंग, सॉर्टिंग, रिप्रोड्यूसिंग, डिस्प्लेइंग, रिकॉर्डिंग और प्रोसेसिंग एनी इंफॉर्मेशन। यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम से मुराद मज़ीद जो एक्सप्रेशंस इसमें ऐड हैं वो क्रिएटिंग है, किसी चीज़ को जनरेट करना, सेंड करना, रिसीव करना, सॉर्टिंग करना, रिप्रोड्यूस करना, उसको डिस्प्ले करना, रिकॉर्ड करना और किसी भी किस्म की प्रोसेसिंग जो इंफॉर्मेशन पर बेस करती हो इसके अंदर शामिल है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंटेग्रिटी। Integrity means in relation to an electronic document's electronic signature or advanced electronic signature, the electronic document, electronic signature or advanced electronic signature that has not been tampered with, altered or modified since a particular point in time. ये पिछली वीडियो में भी डिफ़ाइन कर दी गई थी कि इंटेग्रिटी जो वर्ड है वो अगर उसका नॉर्मल मीनिंग या हम आम वर्ड्स में जो यूज़ करते हैं सालमियत मुराद है, लेकिन यहाँ पर किसी डॉक्यूमेंट या किसी इंफॉर्मेशन को हम नॉर्मली जब सेव करते हैं तो उसके ऊपर पासवर्ड्स, किसी किस्म का वाटर मार्क जो कि बेसिकली डिस्क्राइब करता है उस चीज़ को कि ये किस पर्सन से रिलेटेड है, या फिर हम पीडीएफ्स वगैरह पे पासवर्ड्स वगैरह लगा देते हैं जो कि जब तक आप पासवर्ड ऐड नहीं करेंगे तब तक वो पीडीएफ जो है या इंफॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। तो बेसिकली इस तरह के एक्सप्रेशंस जो है इलेक्ट्रॉनिकली अगर हम यूज़ करते हैं तो वो इंटेग्रिटी के मानी में आते हैं। Interference with information system or data means and includes an unauthorized act in relation to an information system or data that may disturb its normal working or form with or without causing any actual damage to such information system or data. अब इंटरफेरेंस विद इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा से मुराद ये है कि आपका अनऑथोराइज्ड किस्म का ऐसा एक्ट जो कि इंफॉर्मेशन सिस्टम तक एक्सेस हासिल कर लेता है, उसे डिस्टर्ब कर सकता है इंफॉर्मेशन सिस्टम को, या ना भी करे फिर भी आप वहाँ तक अगर एक्सेस हासिल कर लेते हैं और उसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग्स नहीं भी करते तो भी ये एक इलीगल एक्ट है। अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में क्या शामिल है, तो उस डेफिनेशन में बयान किया गया है मींस द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी एस्टेब्लिश्ड बाय और डेजिग्नेटेड अंडर दिस एक्ट। यानी कि कोई भी वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हो सकती है जो कि इस एक्ट के अंडर बनाई जाएगी और यहाँ डिज़ाइन की जाएगी। डेफिनेशन ऑफ माइनर अंडर दिस एक्ट मींस नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेंड इन एनी अदर लॉ एनी पर्सन who has not completed the age of 18 years। यानी कि जैसा नॉर्मली हम माइनर की डेफिनेशन पढ़ते हैं हर एक्ट में कि माइनर शख्स कौन सा होता है, वो शख्स जो कि बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स होता है तो वो माइनर की डेफिनेशन में फॉल करता है। इसके अकॉर्डिंग भी, इस एक्ट के अकॉर्डिंग भी इसकी डेफिनेशन यही है। नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है ऑफेंस की। ऑफेंस मीन एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट एक्सेप्ट व्हेन कमिटेड बाय अ पर्सन अंडर देन 10 years of age, under 10 years of age, or a boy, a person above 10 years of age or under 14 years of age who has not attained sufficient maturity of understanding to judge the nature and consequences of his conduct on that occasion। अब यहाँ पर ऑफेंस की डेफिनेशन सिर्फ ये नहीं कह दी गई कि ऐसा एक्ट जो कि एट द लार्ज पब्लिक अगेंस्ट है या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो। बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि बाकायदा तौर पर एज लिमिट्स डिफरेंट तरीके से बताई गई हैं कि एक्ट एक ऐसा एक्ट जो कि कोई शख्स करता है एक्सेप्ट व्हेन कमिटेड बाय अ पर्सन अंडर 10 years of एज और बाय अ पर्सन अबव 10 years of एज और अंडर 14 years of एज हु हैज़ नॉट अटेंड सफिशिएंट मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अगर कोई ऐसा शख्स करता है या ऐसा क्योंकि माइनर की डेफिनेशन से भी नीचे चला गया 10 years की एज से कम है या वो 10 years से ज़्यादा है लेकिन 12 years से कम है, या वो इस तरह का पर्सन है जिसे अपने किए जाने वाले जो एक्ट्स हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस का नॉलेज ना हो,
तो वो ऑफेंस की डेफिनेशन से बरी ज़ुम्मा या वो ऑफेंडर्स नहीं कहलाएंगे। तो ये इसके अंदर आ जाती है डेफिनेशन में चीज़ें। रूल्स की डेफिनेशन क्या आती है? मींस रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, यानी कि इस एक्ट के अंडर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे तो वो रूल्स की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। Seize with respect to an information system or data includes taking possession of such system or data or making or retaining a copy of that data। seize का मतलब है किसी चीज़ को पकड़ना। इस एक्ट के अकॉर्डिंग seize की डेफिनेशन ये है कि आप पोजेशन हासिल कर लेते हैं किसी भी डाटा का या इंफॉर्मेशन सिस्टम का और उसे अपने पास रिटेन कर लेते हैं अपने पर्पस के लिए। Service provider includes a person who acts as a service provider in relation to sending, receiving, sorting, processing or distribution of an electronic communication or the provisions of other service in relation to electronic communication through an information system। अब सर्विस प्रोवाइडर से मुराद जिस तरह से अगर कोई शख्स सर्विस इस तरह प्रोवाइड करे कि वो आपके डाटा को सेंडर कर सके, रिसीव कर सके, उसकी सॉर्टिंग कर सके या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन करता हो, तो वो अंडर दिस एक्ट सर्विस प्रोवाइडर की डेफिनेशन में फॉल करता है। इसका एक्सप्रेशन बी जो है वो ये बयान करता है कि ऑन्स, पोसेसेस, ऑपरेट्स, मैनेज और कंट्रोल अ पब्लिक स्विच्ड नेटवर्क और प्रोवाइड्स टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। और जिस तरह से नेट प्रोवाइड करने वाले होते हैं कि उनके पास केबल कनेक्शंस होते हैं या फिर नेट के कनेक्शन जो प्रोवाइड करते हैं आपको, तो वो भी सर्विस प्रोवाइडर की डेफिनेशन में आते हैं। मज़ीद ये कि जिनसे आप डाटा लेते हैं या वो आपके डाटा को दूसरी जगह मुंतकिल कर सकें, ख़ास तौर पर वो लोग जो इस फील्ड के अंदर प्रोफेशनलिस्ट कहलाते हैं, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं डिफरेंट तरीक़ों के साथ, तो वो डेफिनेशन में फॉल करते हैं। प्रोसेस और स्टोर डाटा ऑन बिहाफ ऑफ सच इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सर्विस और यूज़र्स ऑफ सच सर्विस। तो ये सारे के सारे सर्विस प्रोवाइडर की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। Subscriber information means any information held in any form by a service provider relating to a subscriber other than traffic data. Traffic data includes data relating to communication indicating its origin, destination, route, time, size, duration और type of service। अब बेसिकली हम एक वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं ट्रैफिक डाटा। तो ट्रैफिक डाटा जस्ट एक ट्रैफिक डाटा के वर्ड तक जो है वो महदूद है, या इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो बेसिकली इसके अंदर उसका ओरिजिन, उसकी डेस्टिनेशन, कहाँ से उठाया गया डाटा, कहाँ तक पहुँचेगा, टाइम क्या है, उसका साइज़ क्या है, ड्यूरेशन उसकी क्या है, तो यह सारी चीज़ें हमें ट्रैफिक डाटा से पता चलती हैं। Unauthorized access means access to an information system or data which is not available for access by general public without authorization or in violation of terms and condition of authorization। अब उन्होंने डेफिनेशन बताई है आपको अनऑथोराइज्ड असेस की, यानी कि अनऑथोराइज्ड असेस से मुराद क्या है कि एक ऐसा असेस किसी ऐसे डाटा को ले कर के जिसके बारे में वो जनरल पब्लिक तक असेस ना दी गई हो, लेकिन आप असेस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और उसे वायरल करने की या पब्लिक में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक अनऑथोराइज्ड असेस है और ये खुद ब खुद एक इलीगल एक्टिविटी है। अनऑथोराइज्ड इंटरसेप्शन शैल means in relation to an information system or data any interception without authorization। अब unauthorization access और unauthorized interception दोनों हैं, वो एक ही चीज़ के दो कड़ियाँ हम कह सकते हैं, या दो चीज़ें हैं जो एक ही चीज़ को बयान कर रही हैं। unsolicited information means the information which is sent for commercial and marketing purpose against explicit rejection of the recipients and does not include marketing authorized under the law। अब ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि मार्केटिंग या कमर्शलाइज्ड करने के लिए यूज़ की जाती है किसी भी चीज़ को, बट उसके बारे में जो है वो मना किया गया था कि उसको इस तरह से कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ नहीं करना, तो ये चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं कि जिसके बारे में वाज़े तौर पर बताया गया हो कि इसको इस तरह से यूज़ नहीं किया जाएगा। Unless the
text provides otherwise any other expression used in this act or rules made thereunder but not defined in this act shall have the same meanings assigned to the expression in Pakistan Penal Code 1860, the Code of Criminal Procedure 1898 and the Qanun Shahadat 1984 एज द केस में भी। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बेसिकली ये चीज़ बता दी गई है कि जो जो एक्सप्रेशंस की डेफिनेशन तो दे दी गई है उनको उसी तरह से एक्सक्लूसिवली उनके मुतालिब को लिया जाएगा, लेकिन अगर कोई एक्सप्रेशन इस तरह से यूज़ किया जाए एक्ट को रीड आउट करते हुए या उसकी इन्फोर्समेंट में कि जिस एक्सप्रेशन की डेफिनेशन स्पेसिफिकली यहाँ पर बयान नहीं की गई, तो उससे मुराद वो डेफिनेशन है जो आपको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में मिलेगी या पाकिस्तान पिनल कोड में या कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984 में दी गई हो। तो ये सब तीन जो हमारे मज़ीद एक्ट्स हैं ये इसके लिए जो है वो इसके इम्पोर्टेंट एक्ट्स कहलाते हैं और इनको इसके साथ मिलकर पढ़ा जाता है। सो आज की हमारी वीडियो ये डेफिनेशन का बकाया जो हिस्सा था उस पर मुहित थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।